दिन भर की थकी मांदी वो अभी अभी अपने बिस्तर पर लेटी थी और लेटते ही सो गई। म्यूनिसिपल कमेटी का दारोगा सफाई, जिसे वो सेठ जी के नाम से पुकारा करती थी, अभी अभी उसकी हड्डियां पसलियां झंझोड़ कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को यहीं पर ठहर जाता, मगर उसे अपनी धर्म पत्नी का बहुत ख्याल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी। वो रुपए जो उसने अपनी जिस्मानी मुशक्कत के बदले उस दारोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक भरी चोली के नीचे से ऊपर को उभरे हुए थे। कभी कभी सांस के उतार चढ़ाव से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगते और उसकी खनखनाहट उसके दिल की गैर आहंग धड़कनों में घुल मिल जाती। ऐसा मालूम होता कि इन सिक्कों की चांदी पिघल कर उसके दिल के खून में टपक रही है। उसका सीना अंदर से तप रहा था। ये गर्मी कुछ तो उस बरांडी के बायस थी जिसका अद्धा दरोगा अपने साथ लाया था, और कुछ उसका बेवड़ा का नतीजा थी, जिसका सोडा खत्म होने पर दोनों ने पानी मिलाकर पिया था। वो सागवान के लंबे और चौड़े पलंग पर औंधे मुंह लेटी थी। उसकी बाहें, जो कांधों तक नंगी थीं, पतंग की उस कांप की तरह फैली हुई थीं जो ओस में भीग जाने के बायस पतले कागज से जुदा हो जाए। दाएं बाजू की बगल में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ था, जो बार बार मुड़ने के बायस नीली रंगत अख्तियार कर गया था, जिसे निची हुई मुर्गी की खाल का एक टुकड़ा वहां पर रख दिया गया है। कमरा बहुत छोटा था, जिसमें बेशुमार चीजें बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई थीं। 3-4 सूखे सड़े चपल पलंग के नीचे पड़े थे, जिनके ऊपर मुंह रखकर एक खारिशज़दा कुत्ता सो रहा था और नींद में किसी गैर मराई चीज को मुंह चिढ़ा रहा था। उस कुत्ते के बाल जगह जगह से खारिश के बायस उड़े हुए थे। दूर से अगर कोई उस कुत्ते को देखता तो समझता कि पैर पोंछने वाला पुराना टाट दोहरा करके जमीन पर रखा है। उस तरफ छोटे से दीवार गिर पर सिंगार का सामान रखा था, गालों पर लगाने की सुर्खी, होंठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के पिन, जो वो गालिबन अपने जूड़े में लगाया करती थी। पास ही एक लंबी खोंटी के साथ सब्ज तोते का पिंजरा लटक रहा था, जो गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाए सो रहा था। पिंजरा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और गले हुए संतरे के छिलकों से भरा पड़ा था। उन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले रंग के मच्छर या पतंग उड़ रहे थे। पलंग के पास ही बैद की एक कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुश्त सर टेकने के बायस बेहद मैली हो रही थी। उस कुर्सी के दाएं हाथ को एक खूबसूरत तपाई थी, जिस पर हिज मास्टर्स वॉइस का पोर्टेबल ग्रामोफोन पड़ा था। इस ग्रामोफोन पर मुंडे हुए काले कपड़े की बहुत बुरी हालत थी। जंग आलूद सोइयां तपाई के अलावा कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थीं। उस तपाई के ऐन ऊपर दीवार पर 4 फ्रेम लटक रहे थे, जिनमें मुख्तलिफ आदमियों की तस्वीरें जुड़ी थीं। इन तस्वीरों से ज़रा हटकर, यानी दरवाजे में दाखिल होते ही बाएं तरफ की दीवार के कोने में गणेश जी की शोख रंग की तस्वीर, जो ताज़ा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी। शायद ये तस्वीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ्रेम में जुड़ाई गई थी। उस तस्वीर के साथ छोटे से दीवार गिर पर, जो कि बेहद चिकना हो रहा था, तेल की एक प्याली धरी थी, जो दिए को रोशन करने के लिए रखी गई थी। पास ही दिया पड़ा था, जिसकी लो हवा बंद होने के बायस माथे के तिलक की मानद सीधी खड़ी थी। उस दीवारगीर पर रोई की छोटी बड़ी मरोड़ियां भी पड़ी थीं। जब वो बोहनी करती थी तो दूर से गणेश जी की इस मूर्ति से रुपए छुआकर और फिर अपने माथे के साथ लगाकर उन्हें अपनी चोली में रख लिया करती थी। उसकी छातियां चूंकि काफ़ी उभरी हुई थीं, इसलिए वो जितने रुपए भी अपनी चोली में रखती, महफूज पड़े रहते थे। अलबत्ता कभी कभी जब माधु पुणे से छुट्टी लेकर आता तो उसे अपने कुछ रुपए पलंग के पाए के नीचे उस छोटे से गड्ढे में छुपाना पड़ते थे, जो उसने ख़ास उस काम की गर्ज से खोदा था। माधु से रुपए महफूज रखने का यह तरीका सुगंधी को रामलाल दलाल ने बताया था। उसने जब ये सुना कि माधु पुणे से आकर सुगंधी पर धावे बोलता है तो कहा था, इस साले को तूने कब से यार बनाया है? ये बड़ी अनोखी आशिकी माशूकी है। एक पैसा अपनी जेब से निकालता नहीं और तेरे साथ मज़े उड़ाता रहता है। मज़े अलग रहे तो तुझसे कुछ ले भी मरता है। सुगंधी, मुझे कुछ दाल में काला नज़र आता है। उस साले में कुछ बात ज़रूर है जो तुझे भा गया है। 7 साल से ये धंधा कर रहा हूँ, तुम छोकरियों की सारी कमज़ोरियाँ जानता हूँ। ये कहकर रामलाल दलाल ने, जो बम्बई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वाली 120 छोकरियों का धंधा करता था, सुगंधी को बताया, साली अपना धन यूं ना बर्बाद कर, तेरे अंग पर से ये कपड़ा भी उतार कर ले जाएगा वो तेरी माँ का यार। उस पलंग के पाए के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें सारे पैसे दबा दिया कर, और जब वो यार आया करे तो उसे कहा कर, तेरी जान की कसम माधु, आज सुबह से एक ढेले का मुंह नहीं देखा। बाहर वाले से कहकर एक कप चाय और अफलातून बिस्किट तो मंगा। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, समझें?
बहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान। इस साली का कांग्रेस ने शराब बंद करके बाजार बिल्कुल मंदा कर दिया है, पर तुझे तो कहीं ना कहीं इसे पीने को मिल ही जाती है। भगवान की कसम, जब तेरे यहाँ कभी रात की खाली की हुई बोतल देखता हूँ और दारू की बात सूंघता हूँ तो जी चाहता है तेरी जोन में चला जाऊँ। सौगंधी को अपने जिस्म में सबसे ज़्यादा अपना पसीना पसंद था। एक बार जमुना ने उसे कहा था, नीचे से इन बम के गोलों को बांध के रखा कर, अंगिया पहनेगी तो उनकी सख्ताई ठीक रहेगी। सौगंधी ये सुनकर हंसी। जमुना तो सबको अपनी सिरी का समझती है। 10 रुपए में लोग तेरी बोटियां तोड़कर चले जाते हैं तो तू समझती है कि सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। कोई मुआ लगाए तो ऐसी वैसी जगह हाथ। अरे हाँ, कल की बात तुझे सुनाऊं। रामलाल रात के 2 बजे एक पंजाबी को लाया। रात का 30 रुपये तय हुआ। जब सोने लगे तो मैंने बत्ती बुझा दी। अरे वो तो डरने लगा। सुनती हो जमुना, तेरी कसम, अंधेरा होते ही उसका सारा ठाठ किरकिरा हो गया। वो डर गया। मैंने कहा, चलो चलो, देर क्यों करते हो, 3 बजने वाले हैं, अब दिन चढ़ाएगा। बोला, रोशनी करो रोशनी करो। मैंने कहा, ये रोशनी क्या हुआ। बोला, लाइट लाइट। उसकी भींची हुई आवाज़ सुनकर मुझसे हंसी न रुकी। भाई मैं तो लाइट ना करूँगी। और यह कहकर मैंने उसकी गोश्त भरी रान की चुटकी ली, तड़प कर उठ बैठा और लाइट ऑन कर दी। मैंने झट से चादर ओढ़ ली और कहा, तुझे शर्म नहीं आती मर्दवे। वो पलंग पर आया तो मैं उठी और लपक कर लाइट बुझा दी। वो फिर घबराने लगा। तेरी कसम, बड़े मज़े में रात कटी। कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी उजाला कभी अंधेरा। ट्राम की खड़खड़ होती खोई हुई तो पतलून वतलून पहनकर वो उठ भागा। साले ने 30 रुपये सट्टे में जीते होंगे जो यूं मुफ्त दे गया। जमुना तू बिल्कुल अल्हड़ है। बड़े बड़े गुर याद हैं मुझे उन लोगों को ठीक करने के लिए। सौगंधी को वाकई बहुत से गुर याद थे जो उसने अपनी 1-2 सहेलियों को बताए भी थे। आमतौर पर वो ये गुर सबको बताया करती थी, अगर आदमी शरीफ हो, ज़्यादा बातें ना करने वाला हो तो उससे खूब शरारतें करो, अनगिनत बातें करो, उसे छेड़ो, सताओ, उसके गुदगुदी करो, उससे खेलो। अगर दाढ़ी रखता हो तो उसमें उंगलियों से कंघी करते करते 2-4 बाल भी नोच लो। पेट बड़ा हो तो थपथपाओ। उसको इतनी मोहलत ही न दो कि अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ करने पाए। वो खुश खुश चला जाएगा और रकम भी बची रहेगी। ऐसे मर्द जो गुपचुप रहते हैं बड़े खतरनाक होते हैं बहन। हड्डी पसली तोड़ देते हैं अगर उनका दाव चल जाए। सौगंधी इतनी चालाक नहीं थी जितनी खुद को जाहिर करती थी। उसके ग्राहक बहुत कम थे। गायत दर्जा जज्बाती लड़की थी। यही वजह है कि वह तमाम गुर जो उसे याद थे उसके दिमाग से फिसल कर उसके पेट में आ जाते थे, जिस पर एक बच्चा पैदा करने के बायस कई लकीरें पड़ गई थीं। उन लकीरों को पहली मर्तबा देखकर उसे ऐसा लगा था कि उसके खारिशज़दा कुत्ते ने अपने पंजे से ये निशान बना दिए हैं। सौगंधी दिमाग में ज़्यादा रहती थी, लेकिन यूं ही कोई नर्म नाजुक बात, कोई कोमल बोल उसे कहता तो झट पिघल कर वो अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाती। गो मर्द और औरत के जिस्मानी मिलाप को उसका दिमाग बिल्कुल फजूल समझता था, मगर उसके जिस्म के बाकी अज़ा सब के सब उसके बहुत बुरी तरह कायल थे। वो थकन चाहते थे, ऐसी थकन जो उन्हें झंझोड़ कर, उन्हें मार कर सुलाने पर मजबूर कर दे। ऐसी नींद जो थक कर चूर चूर हो जाने के बाद आए, कितने मज़ेदार होती है। वो बेहोशी जो मार खाकर बंद बंद ढीले हो जाने पर तारी होती है, कितना आनंद देती है। कभी ऐसा होता है कि तुम हो और कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम नहीं हो। और इस होने और ना होने के बीच में कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि तुम हवा में बहुत ऊंची जगह लटकी हुई हो। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, बस हवा ही हवा। और फिर इस हवा में दम घुटना भी एक ख़ास मज़ा देता है। बचपन में जब वो आंख मचोली खिला करती थी और अपनी माँ का बड़ा संदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती थी, तो न काफ़ी हवा में दम घुटने के साथ साथ पकड़े जाने के खौफ से वो तेज़ धड़कन जो उसके दिल में पैदा हो जाया करती थी, कितना मज़ा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि अपनी सारी ज़िंदगी किसी ऐसे ही संदूक में छुप कर गुजार दे जिसके बाहर ढूंढने वाले फिरते रहें। कभी कभी उसको ढूंढ निकालें ताकि वो भी उनको ढूंढने की कोशिश करे। ये ज़िंदगी जो वो 5 बरस से गुजार रही थी, आंख मचोली ही तो थी। कभी वो किसी को ढूंढ लेती थी और कभी कोई उसे ढूंढ लेता था। बस यूं ही उसका जीवन बीत रहा था। वो खुश थी इसलिए कि उसको खुश रहना पड़ता था। हर रोज़ रात को कोई ना कोई मर्द उसके चौड़े सागवानी पलंग पर होता था और सौगंधी, जिसको मर्दों के ठीक करने के बेशुमार गुरियात थे, इस बात का बार बार तहैया करने पर भी कि वह इन मर्दों को कोई ऐसी वैसी बात नहीं मानेगी और उनके साथ बड़े रूखेपन के साथ पेश आएगी, हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती थी और फ़कत एक प्यासी औरत रह जाया करती थी। हर रोज़ रात को उसका पुराना या नया मुलाकाती उसे कहा करता था, सौगंधी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और सौगंधी ये जानबूझकर भी कि वो झूठ बोलता है बस मोम हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी जैसे सचमुच उससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम
कितना सुंदर बोल है। वो चाहती थी उसको पिघलाकर अपने सारे अंगों पर मल ले, उसकी मालिश करे ताकि ये सारे का सारा उसके मसामों में रच जाए, या फिर वो खुद उसके अंदर चली जाए, सिमट सिमटा कर उसके अंदर दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बंद कर दे। कभी कभी जब प्रेम किए जाने का जज्बा उसके अंदर बहुत शिद्दत अख्तियार कर लेता तो कई बार उसके जी में आता कि अपने पास पड़े हुए आदमी को गोद ही में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियां देकर उसे गोद ही में सुला दे। प्रेम कर सकने की अहलियत उसके अंदर इस कदर ज़्यादा थी कि हर उस मर्द से जो उसके पास आता था वो मोहब्बत कर सकती थी और फिर उसको निभा भी सकती थी। अब तक 4 मर्दों से अपना प्रेम निभा ही तो रही थी जिनकी तस्वीरें उसके सामने दीवार पर लटक रही थीं। हर वक्त ये एहसास उसके दिल में मौजूद रहता था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता। ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। एक बार आईना देखते हुए बेअख्तियार उसके मुंह से निकल गया था, सौगंधी तुझसे ज़माने ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये ज़माना 5 बरसों के दिन और उनकी रातें उसके जीवन के हर तार के साथ वाबस्ता थे। गो उस ज़माने से उसको खुशी नसीब नहीं हुई थी जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद थी। ताहम वो चाहती थी कि यूं ही उसके दिन बीतते चले जाएं। इसे कौन से महल खड़ा करने थे जो रुपए पैसे का लालच करती। 10 रुपये उसका आम नर्ख था, जिसमें से 2.5 रुपये रामलाल अपनी दलाली के काट लेता था। 7.5 रुपये उसे रोज़ मिल ही जाया करते थे, जो उसकी अकेली जान के लिए काफ़ी थे। और माधु जब पौने से बकौल रामलाल दलाल सौगंधी पर धावे बोलने के लिए आता था तो वो 10-15 रुपये खिराज भी अदा करती थी। ये खिराज सिर्फ इस बात का था कि सौगंधी को उससे कुछ वो हो गया था। रामलाल दलाल ठीक कहता था, उसमें ऐसी बात ज़रूर थी जो सौगंधी को बहुत भा गई थी। अब उसको छुपाना क्या, बता ही क्यों नहीं दें। सौगंधी से जब माधु की पहली मुलाकात हुई तो उसने कहा था, तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते। जानती है तू मेरे साथ किस चीज़ का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। छी छी छी। 10 रुपये और जैसा कि तू कहती है 2.5 रुपये दलाल के, बाकी रहे 7.5 रहे ना 7.5। अब इन 7.5 रुपयों पर तू मुझे ऐसी चीज़ देने का वचन देती है जो तू दे ही नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज़ लेने आया जो मैं ले ही नहीं सकता। मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या इस वक्त इस घड़ी मर्द चाहिए। मुझे तो कोई औरत भी भा जाएगी, पर क्या मैं तुझे जचता हूँ। तेरा मेरा नाता ही क्या है, कुछ भी नहीं। बस ये 10 रुपये जिनमें से 2.5 दलाली में चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं तो भी उनका बजना सुन रही है, और मैं भी। तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और। क्यों ना कोई ऐसी बात करें कि तुझे मेरी ज़रूरत हो और मुझे तेरी। पुणे में हवलदार हूँ, महीने में 1 बार आया करूँगा 3-4 दिन के लिए। ये धंधा छोड़, मैं तुझे खर्च दे दिया करूँगा। क्या भाड़ा है इस खौली का। माधु ने और भी बहुत कुछ कहा था जिसका असर सौगंधी पर इस कदर ज़्यादा हुआ था कि वो चंद लम्हात के लिए खुद को हवलदार नहीं समझने लगी थी। बातें करने के बाद माधु ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीज़ें करीने से रखी थीं और नंगी तस्वीरें जो सौगंधी ने अपने सराहने लटका रखी थीं बिना पूछे गुछे फाड़ दी थीं और कहा था, सौगंधी भाई, मैं ऐसी तस्वीरें यहाँ नहीं रखने दूंगा। और ये पानी का ये घड़ा देखना कितना मैला है ये, और ये चीथड़े, ये चंदियाँ, उफ कितनी बुरी बात आती है। उठाकर बाहर फेंक इनको। और तूने अपने बालों का सत्यानाश कर रखा है। और 3 घंटे की बातचीत के बाद सौगंधी और माधु आपस में घुल मिल गए थे, और सौगंधी को तो ऐसा महसूस हुआ था कि बरसों से हवलदार को जानती है। उस वक्त तक किसी ने भी कमरे में बदबूदार चीथड़ों, मैले घड़े और नंगी तस्वीरों की मौजूदगी का ख्याल नहीं किया था, और न कभी किसी ने उसको ये महसूस करने का मौका दिया था कि उसका एक घर है जिसमें घरेलूपन आ सकता है। लोग आते थे और बिस्तर तक की गलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते थे। कोई सौगंधी से ये नहीं कहता था, देख तू आज तेरी नाक कितनी लाल हो रही है, कहीं जुकाम ना हो जाए तुझे। ठहर, मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूँ। माधु कितना अच्छा था, उसकी हर बात 52 तोला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी खरी सुनाई थी उसने सौगंधी को। उसे महसूस होने लगा कि उसे माधु की ज़रूरत है। चुनाचे उन दोनों का संबंध हो गया। महीने में 1 बार माधु पुणे से आता था और वापस जाते हुए हमेशा सौगंधी से कहा करता था, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को अपने यहाँ ठहराया तो चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। देख, इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुँचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खौली का। ना माधु ने कभी पूना से खर्च भेजा था और ना सौगंधी ने अपना धंधा बंद किया था। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ना सौगंधी ने कभी माधु से ये कहा था, तू ये क्या टर टर करता है, एक फूटी कौड़ी भी दी है कभी तूने। और न माधु ने कभी सौगंधी से पूछा था, ये माल तेरे पास कहाँ से आता है, जबकि मैं तुझे कुछ देता ही नहीं। दोनों झूठे थे।
दोनों एक मुलम्मा की हुई ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन सुगंधी खुश थी। जिसको असल सोना न मिले वो मुलम्मा किए हुए गहनों ही पर राज़ी हो जाया करता है। उस वक्त सुगंधी थकी मांदी सो रही थी। बिजली का कुमकुमा जिसे ऑफ करना वो भूल गई थी उसके सर के ऊपर लटक रहा था। उसकी तेज़ रोशनी उसकी मंदी हुई आंखों के सामने टकरा रही थी, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2 बजे। ये कौन आया था? सुगंधी ने ख्वाब आलूद कानों में दस्तक भिनभिनाहट बनकर पहुंची। दरवाज़ा जब जोर से खटखटाया गया तो चौंक कर उठ बैठी। 2 मिली-जुली शराबों और दांतों के रेखों में फंसे हुए मछली के रेजू ने उसके मुंह के अंदर ऐसा लुआब पैदा कर दिया था जो बेहद कसीला और लेसदार था। धोती के पल्लू से उसने ये बदबूदार लवाब साफ किया और आंखें मलने लगी। पलंग पर वो अकेली थी। झुककर उसने पलंग के नीचे देखा तो उसका कुत्ता सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे हुए सो रहा था और नींद में किसी गैर मराई चीज़ को अपने मुंह चिढ़ा रहा था और तोता पीठ के बालों में सर दिए सो रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगंधी बिस्तर पर से उठी। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। घड़े से पानी का एक डोंगा निकाल कर उसने कुली की और दूसरा डोंगा घटाघट पीकर उसने दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, रामलाल। रामलाल जो बाहर दस्तक देते हुए थक गया था, भिन्ना कर कहने लगा, तुझे सांप सूंघ गया था? यह क्या हो गया था? 1 कलाक घंटे से बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। कहाँ मर गई थी? फिर आवाज़ दबाकर उसने हौले से कहा, अंदर कोई है तो नहीं? जब सुगंधी ने कहा नहीं तो रामलाल की आवाज़ फिर ऊंची हो गई, तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? भाई हद हो गई है, क्या नींद पाई है? यूं एक एक छोकरी उतारने में 2-2 घंटे सर खपाना पड़े तो मैं अपना धंधा कर चुका। अब तू मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट ये धोती उतार कर वो फूलों वाली साड़ी पहन, पाउडर वाउडर लगा और चल मेरे साथ। बाहर मोटर में एक सेठ बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चल एकदम जल्दी कर। सुगंधी आराम कुर्सी पर बैठ गई और रामलाल आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने लगा। सुगंधी ने तपाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बाम की शीशी उठाकर उसका ढकना खोलते हुए कहा, रामलाल आज मेरा जी अच्छा नहीं। रामलाल ने कंघी दीवार गिर पर रख दी और मुड़कर कहा, तू पहले ही कह दिया होता। सुगंधी ने माथे और कन पट्टियों पर बाम मलते हुए गलत फहमी दूर कर दी। वो बात नहीं रामलाल, ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं, बहुत पी गई। रामलाल के मुंह में पानी भराया, थोड़ी बची हो तो ला, जरा हम भी मुंह का मज़ा ठीक कर लें। सुगंधी ने बाम की शीशी तपाई पर रख दी और कहा, बचाई होती तो ये मुआ सर में दर्द ही क्यों होता। देख रामलाल, वो जो बाहर मोटर में बैठा है उसे अंदर ही ले आओ। रामलाल ने जवाब दिया, नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते। जेंटलमैन आदमी हैं वो, तो मोटर को गली के बाहर खड़ी करते हुए घबराते थे। तो कपड़े वपड़े पहन ले और ज़रा गली के नुक्कड़ तक चल, सब ठीक हो जाएगा। 7.5 रुपये का सौदा था। सुगंधी उस हालत में जबकि उसके सर में शिद्दत से दर्द हो रहा था कभी कबूल न करती, मगर उसे रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। उसकी साथ वाली खौली में एक मद्रासी औरत रहती थी जिसका खामन मोटर के नीचे आकर मर गया था। उस औरत को अपनी जवान लड़की समेत वतन जाना था, लेकिन उसके पास चूंकि किराया ही नहीं था इसलिए वह कसमा पुरसी की हालत में पड़ी थी। सुगंधी ने कल ही उसको ढारस दी थी और उससे कहा था, बहन तू चिंता न कर, मेरा मर्द पुणे से आने ही वाला है, मैं उससे कुछ रुपए लेकर तेरे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। माधु पूना से आने वाला था, मगर रुपयों का बंदोबस्त तो सुगंधी ही को करना था। चुनाचे वो उठी और जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनटों में उसने धोती उतारकर फूलों वाली साड़ी पहनी और गालों पर सुर्खी पाउडर लगाकर तैयार हो गई। घड़े के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ होली। गली जो कि छोटे शहरों के बाजार से भी कुछ बड़ी थी, बिल्कुल खामोश थी। गैस के वो लैंप जो खंभों पर जुड़े थे पहले की निस्बत बहुत धुंधली रोशनी दे रहे थे। जंग के बायस उनके शीशों को गदला कर दिया गया था। इस अंधी रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नजर आ रही थी। कमजोर रोशनी में उसे स्याह रंग की मोटर का साया सा नजर आया और रात के पिछले पहर की भेदों भरी खामोशी। सुगंधी को ऐसा लगा कि उसके सर का दर्द फजा पर भी छा गया है। एक कसीलापन उसे हवा के अंदर भी महसूस होता था, जैसे बरांडी और ब्योड़ा की बात से वह बोझल हो रही है। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठते हुए आदमियों से कुछ कहा। इतने में जब सुगंधी मोटर के पास पहुंच गई तो रामलाल ने एक तरफ हटकर कहा, लीजिए वो आ गई, बड़ी अच्छी छोकरी है, थोड़े ही दिन हुए हैं उसे धंधा शुरू किए। फिर सुगंधी से मुखातिब होकर कहा, सुगंधी इधर आओ, सेठ जी बुलाते हैं। सुगंधी साड़ी का एक किनारा अपनी उंगली पर लपेटते हुई आगे बढ़ी और मोटर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सेठ साहब ने बीड़ी उसके चेहरे के पास रोशन की। एक लम्हे के लिए उस रोशनी ने सुगंधी की खुमार आलूद आंखों में चकाचौंध पैदा की। बटन दबाने की आवाज़ पैदा हुई और बुझ गई। साथ ही सेठ के मुंह से निकला। फिर एकदम मोटर का इंजन फटफड़ाया और कार ये जा वो जा। सुगंधी कुछ सोचने भी न पाई थी कि मोटर चल दी। उसकी आंखों में अभी तक बैटरी की तेज़ रोशनी घुसी हुई थी। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी तो न देख सकी थी। ये आखिर हुआ क्या था? इस सूं का क्या मतलब था? जब तक उसके कानों में भिनभिना रही थी। क्या क्या? रामलाल दलाल की आवाज़ सुनाई दी। पसंद नहीं क्या तुझे?
अच्छा भाई मैं चलता हूँ। 2 घंटे मुफ्त में ही बर्बाद किए। यह सुनकर सुगंधी की टांगों में, उसकी बाहों में, उसके हाथों में उसकी एक ज़बरदस्त हरकत का इरादा पैदा हुआ। कहाँ थी वो मोटर, कहाँ था वो सेठ? तो ऊँ का मतलब ये था कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। उसकी गाली उसके पेट के अंदर से उठी और ज़बान की नोक पर आकर रुक गई। वो आखिर गाली किसे देती, मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की सुर्ख बत्ती उसके सामने बाजार के अंधियारे में डूब रही थी और सुगंधी को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लाल लाल अंगारा ऊँ है जो उसके सीने में बरमे की तरह उतरा चला जा रहा है। उसके जी में आया कि ज़ोर से पुकारे, ओ सेठ ज़रा मोटर रोकना अपनी, बस 1 मिनट के लिए। पर वो सेठ थोड़ी है उसकी ज़ात पर बहुत दूर निकल चुका था। वो सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो वो खास खास मौक़ों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की हल्की हवा से लहरा रही थी। ये साड़ी और उसकी रेशमी सरसराहट सुगंधी को कितनी बुरी मालूम होती थी। वो चाहती थी कि उस साड़ी के चीथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी हवा में लहरा लहरा कर ऊँ कर रही थी। गालों पर उसने पाउडर लगाया था और होंठों पर सुर्खी। जब उसे ख्याल आया कि यह सिंगार उसने अपने आप को पसंद कराने के वास्ते किया था, तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने कुछ सोचा। मैंने उस मुए को दिखाने के लिए थोड़ी अपने आप को सजाया था। ये तो मेरी आदत है, मेरी क्या, सबकी यही आदत है। पर पर यह रात के 2 बजे और राम लाल दलाल और ये बाजार और वो मोटर और बैटरी की चमक, ये सोचते ही रोशनी के धब्बे की उस हद निगाह तक फ़ज़ा में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के हर झोंके में सुनाई देने लगी। उसके माथे पर बाम का लेप जो श्रृंगार करने के दौरान में बिल्कुल हल्का हो गया था, पसीना आने के बायस उसके मसामों में दाखिल होने लगा और सुगंधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोंका उसके अर्क आलूद माथे के पास से गुजरा तो उसे ऐसा लगा कि सर्द सर्द टीन का टुकड़ा काट कर उसके माथे के साथ चिस्पा कर दिया गया है। सर में दर्द वैसे का वैसा मौजूद था, मगर ख्यालात की भीड़ भाड़ और उनके शोर ने उस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था। सुगंधी ने कई बार उस दर्द को अपने ख्यालात के नीचे से निकाल कर ऊपर लाना चाहा, मगर नाकाम रही। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे, उसके सर में दर्द हो, उसकी टांगों में दर्द हो, उसके पेट में दर्द हो, उसकी बाहों में दर्द हो। ऐसा दर्द हो कि वो सिर्फ दर्द ही का ख्याल करे और सब कुछ भूल जाए। ये सोचते सोचते उसके दिल में कुछ हुआ। क्या ये दर्द था? एक लम्हे के लिए उसका दिल सुकड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत! ये तो वही ऊँ थी जो उसके दिल के अंदर कभी सुकड़ती थी और कभी फैलती थी। घर की तरफ सुगंधी के कदम उठे ही थे कि रुक गए और वो ठहर कर सोचने लगी, रामलाल दलाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। शक्ल का तो उसने जिक्र नहीं किया, उसने तो ये कहा था सुगंधी तुझे पसंद नहीं किया। उसे उसे सिर्फ मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाक बू नहीं चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था तो मुझे घिन नहीं आई थी? क्या मुझे उबकाई आते आते नहीं रुक गई थी? ठीक है, पर सुगंधी, तूने उसे धुतकारा नहीं था, तूने उसको ठुकराया नहीं था। उस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पर थूका है। इस ऊँ का और मतलब ही क्या है? यही कि उस छछूंदरे के सर में चंबेली का तेल, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तू ये छुपकली कहाँ से पकड़ कर ले आया है? इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा है तो 10 रुपए और ये औरत, खच्चर क्या बुरी है। सुगंधी सोच रही थी और उसके पैर के अंगूठे से लेकर सर के चोटी तक गर्म लहरें दौड़ रही थीं। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आता था, कभी रामलाल दलाल पर जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया। लेकिन फौरन ही दोनों को बेकसूर पाकर वो सेठ का ख्याल करती थी। उसके ख्याल आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसके बाहें, उसकी टांगें, उसका सब कुछ मुड़ता था कि उस सेठ को कहीं देख पाए। उसके अंदर ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका है एक बार फिर हो, सिर्फ एक बार। वो हौले हौले मोटर की तरफ बढ़े। मोटर के अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले और उसके चेहरे पर रोशनी फेंके। ऊँ की आवाज़ आए और वह सुगंधी अंधाधुंध अपने दोनों पंजों से उसका मुंह नोचना शुरू कर दे। वहशी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी उंगलियों के सारे नाखून जो उसने मौजूदा फैशन के मुताबिक बढ़ा रखे थे, उस सेठ के गालों में गाड़ दे। बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीट ले और धड़ाधड़ मुक्के मारना शुरू कर दे। और जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। रोने का ख्याल सुगंधी को सिर्फ इसलिए आया कि उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की शिद्दत के बायस 3-4 बड़े बड़े आंसू बन रहे थे। एकाएकी सुगंधी ने अपनी आंखों से सवाल किया, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है कि टपकने लगी हो? आंखों से क्या हुआ? सवाल चंद लम्हा तक इन आंसुओं में तैरता रहा जो अब पलकों पर कांप रहे थे। सुगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई थी। फट 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 फट, ये आवाज़ कहाँ से आई?
सौगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा लेकिन किसी को न पाया। अरे ये तो उसका दिल फड़फड़ाया था। वह समझी थी मोटर का इंजन बोला है। उसका दिल, ये क्या हो गया था उसके दिल को? आज ही रोग लग गया था उसे। अच्छा भला चलता चलता एक जगह रुक कर धड़ धड़ क्यों करता था, बिल्कुल उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह जो सोई के नीचे एक जगह आके रुक जाता था। रात कटी गिन गिन तारे कहता कहता तारे तारे की रट लगा देता था। आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर हैं। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से ये ख्याल उसके दिमाग में कूदा, ये तारे सुंदर हैं पर तू कितनी भूंडी है। क्या भूल गई, अभी अभी तेरी सूरत को फिटकारा गया है। सौगंधी बदसूरत तो नहीं थी। ये ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे जो उन 5 वर्षों के दौरान में वो आईने में देख चुकी थी। इसमें शक नहीं कि उसका रंग और रूप अब वो नहीं रहा था जो आज से 5 साल पहले था, जबकि वो तमाम फिक्रों से आज़ाद अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। लेकिन वो बदसूरत तो नहीं हो गई थी। उसकी शक्ल सूरत उन आम औरतों की सी थी जिनकी तरफ मर्द गुजरते गुजरते घूर के देख लिया करते हैं। उसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो सौगंधी के ख्याल में हर मर्द उस औरत में ज़रूरी समझता है जिसके साथ उसे 1-2 रातें बसर करना होती हैं। वो जवान थी, उसके आज़ा मुतनासिब थे। कभी कभी नहाते वक्त जब उसकी आंखें, उसकी निगाहें अपनी रानों पर पड़ती थीं तो वो खुद उनकी गुलाई और गुदगुदाहट को पसंद किया करती थी। वो खुश खुल्क थी। उन 5 वर्षों के दौरान में शायद ही कोई आदमी उसे ना खुश होकर गया हो। बड़ी मिलनसार थी, बड़ी रहमदिल थी। पिछले दिनों क्रिसमस में जब वो गोल पेठा में रहा करती थी, एक नौजवान लड़का उसके पास आया था। सुबह उठकर जब उसने दूसरे कमरे में जाकर खोंटी से कोट उतारा तो बटवा गायब पाया। सौगंधी का नौकर ये बटवा ले उड़ा था। बेचारा बहुत परेशान हुआ। छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद से बम्बई आया था। अब उसके पास वापस जाने के लिए दाम न थे। सौगंधी ने तरस खाकर उसके 10 रुपए वापस दे दिए थे। मुझ में क्या बुराई है? सौगंधी ने यह सवाल हर उस चीज़ से किया जो उसकी आंखों के सामने थी। गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और सड़क की उखड़ी हुई बजरी, उन सब चीज़ों की तरफ उसने बारी बारी देखा। फिर आसमान की तरफ निगाहें उठाईं जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर सौगंधी को कोई जवाब न मिला। जवाब उसके अंदर मौजूद था। वो जानती थी कि वो बुरी नहीं अच्छी है, पर वो चाहती थी कि कोई उसकी तायीद करे। कोई कोई उस वक्त उसके कांधों पर हाथ रख कर सिर्फ इतना कह दे, सौगंधी कौन कहता है तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो आप बुरा है। नहीं, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। किसी का इतना कह देना काफ़ी था, सौगंधी तू बहुत अच्छी है। वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कोई उसकी तारीफ़ करे। इससे पहले उसे इस बात की इतनी शिद्दत से ज़रूरत महसूस ना हुई थी। आज क्यों वो बेजान चीज़ों को भी ऐसी नज़रों से देखती है जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती है। उसके जिस्म का ज़रा ज़रा क्यों माँ बन रहा है। वो माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने के लिए क्यों तैयार हो रही थी। उसका जी क्यों चाहता था कि सामने वाले गैस के आहिनी खंभे के साथ चमट जाए और उसके सर्द लोहे पर अपने गाल रख दे, अपने गर्म गर्म गाल, और उसकी सारी सर्दी चूस ले। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और हर वो शय जो रात के सन्नाटे में उसके आसपास थी, हमदर्दी की नज़रों से उसे देख रही है। और उसके ऊपर झुका हुआ आसमान भी जो मुटियाले रंग की ऐसी मोटी चादर मालूम होता था जिसमें बेशुमार सुराख हो रहे हों, उसकी बातें समझता था। और सौगंधी को भी ऐसा लगता था कि वो तारों का टिमटिमाना समझती है। लेकिन उसके अंदर ये क्या गड़बड़ थी? वो क्यों अपने अंदर इस मौसम की फ़ज़ा महसूस करती थी जो बारिश से पहले देखने में आया करता है? उसका जी चाहता था कि उसके जिस्म का हर मसाम खुल जाए और जो कुछ उसके अंदर उबल रहा है उनके रास्ते बाहर निकल जाए। पर यह कैसे हो? कैसे हो? सौगंधी गली के नुक्कड़ पर खाद डालने वाले लाल भभके के पास खड़ी थी। हवा के तेज झोंके से उस भभके की आहिनी जुबान जो उसके खुले हुए मुंह में लटकती रहती है लड़खड़ाई तो सौगंधी की निगाहें यक बयक उसकी तरफ उठी जिधर मोटर गई थी, मगर उसे कुछ नजर न आया। उसे कितनी जबरदस्त आरज़ू थी कि मोटर एक बार फिर आए और ना आए बला से। मैं अपनी जान क्यों बेकार हलकान करूं? घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही क्या है? मुफ्त की दरसरी ही तो है। चल सुगंधी, घर चल। ठंडे पानी का एक डोंगा पी और थोड़ा सा बाम मल कर सो जा। फर्स्ट क्लास नींद आएगी और सब ठीक हो जाएगा। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी तैसी, ये सोचते हुए सुगंधी का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली है। जिस तरह पूजा करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाता था, इसी तरह भी हल्का हो गया था। घर की तरफ चलने लगी तो ख्यालात का बोझ न होने के बायस उसके कदम कई बार लड़खड़ाए। अपने मकान के पास पहुंची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाक़या उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसकी रूई रूई पर छा गया। कदम फिर बोझल हो गया और वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में मुंह पर रोशनी का चांटा मारकर एक आदमी ने उसकी अभी अभी हतक की है।
ये ख्याल आया तो उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे महसूस किए, जैसे कोई इसे भेड़ बकरी की तरह दबा दबा कर देख रहा है कि आया गोश्त भी है या बाल ही बाल है। उस सेठ ने परमात्मा करे, सौगंधी ने चाहा कि उसको बद्दुआ दे, मगर सोचा बद्दुआ देने से क्या बनेगा। मज़ा तो जब था कि सामने होता और उसके वजूद के हर जर्रे पर लानतें लिख दी थी। उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि ज़िंदगी भर बेचैन रहता, कपड़े फाड़कर उसके सामने नंगी हो जाती और कहती, यही लेने आया था ना तू, ले दाम दिए बिना ले जा इसे। ये जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ है, वो तू क्या तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। इंतकाम के नए नए तरीके सौगंधी के जहन में आ रहे थे। अगर उस सेठ से एक बार, सिर्फ एक बार उसकी मठभीड़ हो जाए तो ये करे, नहीं ये करे, यूं उससे इंतकाम ले, नहीं यूं। लेकिन जब सौगंधी सोचती कि सेठ से उसका दोबारा मिलना मुहाल है, तो वो उसे एक छोटी सी गाली देने ही पर खुद को राजी कर लेती। बस सिर्फ एक छोटी सी गाली जो उसकी नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वहीं जमी रहे। इसी उधेड़बन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा ही में घूम कर रह गई। कुंडे में ताला नहीं था। सौगंधी ने कुआड़ अंदर की तरफ दबाए तो हल्की सी चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। अंदर से कुंडी खोली गई और दरवाजे ने जमाई ली। सौगंधी अंदर दाखिल हो गई। माधु मुंह छू में हंसा और दरवाज़ा बंद करके सौगंधी से कहने लगा, आज तूने मेरा कहा मान ही लिया। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। हर रोज़ इस तरह सुबह उठकर घूमने जाया करेगी तो तेरी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और वो तेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा, जिसकी बाबत तू आए दिन शिकायत करती है। विक्टोरिया गार्डन तक हो आई होगी तू। क्यों? सौगंधी ने कोई जवाब न दिया और न माधु ने जवाब की ख्वाहिश जाहिर की। दरअसल जब माधु बात किया करता था तो उसका मतलब ये नहीं होता था कि सौगंधी ज़रूर उसमें हिस्सा ले, और सौगंधी जब कोई बात किया करती थी तो ये ज़रूरी नहीं होता था कि माधु उसमें हिस्सा ले। चूंकि कोई बात करना होती थी इसलिए वो कह दिया करते थे। माधु बैद की कुर्सी पर बैठ गया, जिसकी पुष्ट पर उसके तेल से चिपड़े हुए सर ने मैल का एक बहुत बड़ा धब्बा बना रखा था, और टांग पर टांग रखकर अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरने लगा। सौगंधी पलंग पर लेट बैठ गई और माधु से कहने लगी, मैं आज तेरे इंतज़ार कर रही थी। माधु बड़ा सटपटाया, इंतज़ार? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं आज आने वाला हूँ? सौगंधी के भिंचे हुए लब खुले, उन पर एक पीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने रात तुझे सपने में देखा था। उठी तो कोई भी न था। सो जी ने कहा, चलो कहीं बाहर घूम आए। और माधु खुश होकर बोला, और मैं आ गया। भाई, बड़े लोगों की बातें बड़ी पक्की होती हैं। किसी ने ठीक कहा है, दिल को दिल से राह होती है। तूने ये सपना कब देखा था? सौगंधी ने जवाब दिया, 4 बजे के करीब। माधु कुर्सी से उठकर सौगंधी के पास बैठ गया, और मैंने तुझे ठीक 2 बजे सपने में देखा, जैसे तू फूलों वाली साड़ी, अरे बिल्कुल यही साड़ी पहने मेरे पास खड़ी है। तेरे हाथों में क्या था? तेरे हाथों में, हाँ, तेरे हाथों में रुपयों से भरी हुई थैली थी। तूने ये थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधु तू चिंता क्यों करता है, ले ये थैली। अरे तेरे मेरे रुपए क्या दो हैं। सुगंधी, तेरी जान की कसम। फौरन उठा और टिकट कटाकर इधर का रुख किया। क्या सुनाऊं, बड़ी परेशानी है। बैठे बिठाए केस हो गया। 20-30 रुपए हूँ तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिले। थक तो नहीं गई तू? लेट जा, मेरी तरफ पैर करके लेट जा। सुगंधी लेट गई। दोनों बाहों का तकिया बनाकर वो उन पर सर रख कर लेट गई और उस लहजे में जो उसका अपना नहीं था माधु से कहने लगी, माधु ये किस मुए ने तुझ पर केस किया है? बेल वेल का डर हो तो मुझसे कह दे। 20-30 क्या 150 भी ऐसे मौक़ों पर पुलिस के हाथ में थमा दिए जाएं तो फ़ायदा अपना ही है। जान बची लाखों पाए। बस अब जाने दे। थकन कुछ ज़्यादा नहीं है। मुट्ठी चापी और छोड़ और मुझे सारी बात सुना। केस का नाम सुनते ही मेरा दिल धक धक करने लगा है। वापस कब जाएगा तू? माधु को तो सौगंधी के मुंह से शराब की बात आई तो उसने ये मौका अच्छा समझा और झट से कहा, दोपहर की गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। अगर शाम तक सब इंस्पेक्टर को 150 ना थमाए तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ 50 में काम चल जाएगा। 50? ये कहकर सुगंधी बड़े आराम से उठी और उन 4 तस्वीरों के पास आहिस्ता आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाएं तरफ से तीसरे फ्रेम में माधु की तस्वीर थी। बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के आगे कुर्सी पर वो दोनों रानों पर अपने हाथ रखे बैठा था। एक हाथ में गुलाब का फूल था। पास ही तपाई पर 2 मोटी मोटी किताबें धरी थी। तस्वीर उतरवाते वक्त तस्वीर उतरवाने का ख्याल माधु पर इस कदर गालिब था कि उसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल कर पुकार रही थी, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। कैमरे की तरफ माधु आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और ऐसा मालूम होता था कि फोटो उतरवाते वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सौगंधी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुछ ऐसी तीखी और नोकीली थी कि माधु के सोइयां सी चुभी। पलंग पर से उठकर उस सौगंधी के पास गया। किसकी तस्वीर देखकर तू इस कदर जोर से हंसी है? सौगंधी ने बाएं हाथ की पहली तस्वीर की तरफ इशारा किया जो म्यूनसिपैलिटी के दारोगा सफाई की थी। उसकी, म्यूनसिपालिटी के दारोगा की।
ज़रा देख तो इसका थोबड़ा। कहता था एक रानी मुझ पर आशिक हो गई थी। ऊहूँ ये मुंह और मसूर की दाल। ये कहकर सुगंधी ने फ्रेम को इस जोर से खींचा कि दीवार में से कील भी पलस्तर समेत उखड़ आई। माधु की हैरत अभी दूर न हुई थी कि सुगंधी ने फ्रेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2 मंजिलों से फ्रेम नीचे जमीन पर गिरा और कांच टूटने की झनकार सुनाई दी। सुगंधी ने इस झनकार के साथ कहा, रानी भंगन कचरा उठाने आएगी तो मेरे इस राजा को भी साथ ले जाएगी। एक बार फिर उसी नोकीली और तीखी हंसी की फुहार सुगंधी के होंठों से गिरना शुरू हुई, जैसे वो उन पर चाकू या छुरी की धार तेज कर रही है। माधु बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया, फिर हंसा, ही। सुगंधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस साले का यहाँ क्या मतलब है? भूंडी शक्ल का कोई आदमी यहाँ नहीं रहेगा। क्यों माधु? माधु फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और फिर हंसा, ही। एक हाथ से सुगंधी ने पगड़ी वाले की तस्वीर उतारी और दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढ़ाया जिसमें माधु का फोटो जुड़ा था। माधु अपनी जगह पर सिमट गया, जैसे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। 1 सेकंड में फ्रेम कील समेत सुगंधी के हाथ में था। जोर का कहकहा लगाकर उसने ऊँ की और दोनों फ्रेम एक साथ खिड़की में से बाहर फेंक दिए। 2 मंजिलों से जब फ्रेम जमीन पर गिरे और कांच टूटने की आवाज़ आई तो माधु को ऐसा मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई चीज़ टूट गई है। बड़ी मुश्किल से उसने हंसकर कहा, अच्छा किया, मुझे भी ये फ़ोटो पसंद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सुगंधी माधु के पास आई और कहने लगी, तुझे ये फ़ोटो पसंद नहीं था, पर मैं पूछती हूँ, तुझ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी को पसंद आ सकती है? तेरी पकोड़ा ऐसी नाक, ये तेरा बालू भरा माथा, ये तेरे सूजे हुए नथने, ये तेरे बड़े हुए कान, ये तेरे मुंह की बास, ये तेरे बदन का मैल। तुझे अपना फ़ोटो पसंद नहीं था? पसंद क्यों होता? तेरे ऐब जो छुपा रखे थे उसने। आजकल ज़माना ही ऐसा है, जो ऐब छुपाए वही बुरा। माधु पीछे हटता गया। आखिर जब वो दीवार के साथ लग गया तो उसने अपनी आवाज़ में ज़ोर पैदा करके कहा, देख सुगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया है। अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ। सुगंधी ने उससे आगे माधु के लहजे में कहना शुरू किया, अगर तूने फिर से धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने फिर किसी को अपने यहाँ बुलाया तो चुटिया से पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना से ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खौली का? माधु चकरा गया। सुगंधी ने कहना शुरू किया, मैं बताती हूँ। 15 रुपया भाड़ा है इस खौली का और 10 रुपया भाड़ा है मेरा। और जैसा तुझे मालूम है 2.5 रुपये दलाल के, बाकी रहे 7.5, है ना 7.5। इन 7.5 रुपयों में मैंने ऐसी चीज़ देने का वचन दिया था जो मैं दे ही नहीं सकती थी, और तू ऐसी चीज़ लेने आया था जो तू ले ही नहीं सकता था। तेरा मेरा नाता ही क्या था? कुछ भी नहीं, बस ये 10 रुपये तेरे और मेरे बीच में बज रहे थे। सो हम दोनों ने मिलकर ऐसी बात की कि तुझे मेरी ज़रूरत और मुझे तेरी। पहले तेरे और मेरे बीच में 10 रुपये बजते थे, आज 50 बज रहे हैं। तू भी उनका बजना सुन रहा है और मैं भी उनका बजना सुन रही हूँ। ये तूने अपने बालों में का क्या सत्यानाश कर रखा है? ये कहकर सुगंधी ने माधु की टोपी उंगली से एक तरफ उड़ा दी। यह हरकत माधु को बहुत नागवार गुजरी। उसने बड़े कड़े लहजे में कहा, सुगंधी, सुगंधी। सुगंधी ने माधु की जेब से रुमाल निकालकर सूंघा और ज़मीन पर फेंक दिया। ये चीथड़े, ये नदियाँ, उफ, कितनी बुरी बात आती है। उठा के बाहर फेंक इनको। माधु चिल्लाया, सुगंधी, सुगंधी। सुगंधी ने तेज लहजे में कहा, सुगंधी की बच्ची, तो आया किस लिए है यहाँ? तेरी माँ रहती है इस जगह जो तुझे 50 रुपये देगी, या तो कोई ऐसा बड़ा गबरू जवान है जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ? कुत्ते कमीने, मुझ पर रोब गांठता है। मैं तेरी दबेल हूँ क्या? भक मंगे, तू अपने आप को समझ क्या बैठा है? मैं कहती हूँ, तू है कौन? चोर या गठ कतरा? इस वक्त तू मेरे मकान में करने क्या आया है? बुलाऊं पुलिस को? पुणे में तुझ पर केस हो ना हो, यहाँ तो तुझ पर एक केस खड़ा कर दूं। माधु सहम गया। दबे हुए लहजे में वो सिर्फ इस कदर कह सका, सुगंधी तुझे क्या हो गया है? तेरी माँ का सर, तू होता कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने वाला? भाग यहाँ से वरना। सुगंधी की बुलंद आवाज़ सुनकर उसका खारिजदा कुत्ता जो सूखे चप्पलों पर मुंह रख के सो रहा था, हड़बड़ा कर उठ बैठा और माधु की तरफ मुंह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने के साथ ही सुगंधी जोर से हंसने लगी। माधु डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वो झुका तो सुगंधी की गरज सुनाई दी, खबरदार, पड़ी रहने दे वहीं। तू जा, तेरे पुनः पहुंचते ही इसको मैं मनी ऑर्डर कर दूंगी। यह कहकर वो और जोर से हंसी और हंसती हंसती कुर्सी पर बैठ गई। उसके खारिजदा कुत्ते ने भौंक भौंक कर माधु को कमरे से बाहर निकाल दिया। सीढ़ियां उतारकर जब कुत्ता अपनी टुंड मुंड दुम हिलाता सुगंधी के पास आया और उसके कदमों के पास बैठकर कान फड़फड़ाने लगा तो सुगंधी चूंकी। उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा देखा, ऐसा सन्नाटा जो उससे पहले कभी न देखा था। उसे ऐसा लगा कि हर शय खाली है, जैसे मुसाफिरों से लदी हुई रेलगाड़ी सब स्टेशनों पर मुसाफिर उतार कर अब लोहे के शेड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। ये खला जो अचानक सुगंधी के अंदर पैदा हो गया था उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने काफ़ी देर तक उस खला को भरने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो एक ही वक्त में बेशुमार ख्यालात अपने दिमाग में ठूंसती थी, मगर बिल्कुल छलनी का सा हिसाब था।
इधर दिमाग को पुर करती थी, उधर वो खाली हो जाता था। बहुत देर तक वो बैद की कुर्सी पर बैठी रही। सोच विचार के बाद भी जब उसको अपना दिल परचाने का कोई तरीका न मिला तो उसने अपने खारिश ज़दा कुत्ते को गोद में उठाया और सागवान के चौड़े पलंग पर उसे पहलू में लिटाकर सो गई।